आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और वो टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी के बारे में जाना, इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जैसे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उनके टाइप्स के बारे में जाना, और वहीं हमने अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को भी स्टार्ट किया था, जिसकी हम डिटेल स्टडी आज इस सेशन में करने वाले हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस टॉपिक के अंतर्गत। फ्रेंड्स, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, यानी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है। स्ट्रेस आप चेंज करते जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेन में भी चेंज आता जाता है। हर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग किसी बॉडी में एक पर्टिकुलर वैल्यू स्ट्रेन की आएगी। अब अगर हम ये स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इनको नोट करके इनके बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो आपको इस टाइप का ये ग्राफ मिल जाता है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ये पॉइंट ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशन स्ट्रेट लाइन है, यानी लीनियर रिलेशन है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ए से आगे जाते हैं, तो ग्राफ की लीनियरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जा रहा था वो डिस्टर्ब होकर के कर्व का शेप ले लेता है। और इसी बिहेवियर को हम आगे एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, अलग अलग पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी यहाँ करेंगे। Friends, we have a stress strain curve for a metallic wire which is gradually being loaded. First point, आपके पास एक मेटालिक वायर है। आप जैसे स्प्रिंग का केस पिछले वाले वीडियो में हमने आपने देखा था कि एक स्प्रिंग लिया हमने और स्प्रिंग पे हमने नीचे की तरफ एक वेट लगा करके इसको छोड़ दिया, तो ये जो नीचे वेट लगा है ये डाउनवर्ड फोर्स लगाता है और वो फोर्स मीन्स उस फोर्स ने स्ट्रेस जनरेट किया, उस स्ट्रेस से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी कि इस स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आपने देखा था। तो यहाँ जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस मेटालिक वायर है उसमें आपने स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, यानी डिफॉर्मेशन आया बॉडी में, और स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के बीच जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जैसा भी आपने पीछे देखा था ग्राफ का शेप, आपको ये ग्राफ मिल गया। द इनिशियल पार्ट ओ ए, ग्राफ का इनिशियल पार्ट ये ओरिजिन ओ से लेकर के पॉइंट ए तक इनिशियल पार्ट ओ ए ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल रहा है पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट ए तक। इसका मतलब क्या है, या इस पोर्शन में यानी ए तक जाने में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं और इसी वजह से हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। अप टू पॉइंट ए हुक्स लॉ इज ओबेड। पिछले वाले वीडियो में आपने फ्रेंड्स देखा था कि जब हुक्स लॉ हम डिफाइन करते हैं तो हम वहां कहते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आपने वहां पे शो किया था, लेकिन ये तभी होल्ड करता है जबकि ऑब्जेक्ट विद इन द इलास्टिक लिमिट है। तो यहाँ ए पॉइंट तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, और स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से हमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है इस सेक्शन में। इन दिस रीजन द वायर इज परफेक्टली इलास्टिक।
परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब कि हम जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई करते हैं बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम जैसे ही स्ट्रेस को रिमूव करें स्ट्रेन भी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, यानी बॉडी अपने इनिशियल साइज एंड शेप को रिगेन कर लेता है, इनिशियल कंडीशन में लौट जाता है। तो ओ से चल के ए तक जब तक मटेरियल है ये परफेक्टली इलास्टिक रहता है और स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहते हैं, यानी कि इस सेक्शन में हुक्स लॉ फॉलो होता है। इसलिए फ्रेंड्स पॉइंट ए को यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहते हैं, क्योंकि ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, इसलिए इस पॉइंट को आप प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कह रहे हैं। अब अगर हम इस बी रीजन से आगे चलें, इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए तक हमने देखा कि ये प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में था, लेकिन जब हम ए से आगे चलते हैं तो ए से बी तक जाने में, यानी ए से आगे की कुछ डिस्टेंस, ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट ए बी सी डी हम लोग ले रहे हैं ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग पोजीशन पर ही मिलते हैं, लेकिन मिलते सभी मटेरियल्स में हैं। तो ये जनरल पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने शो कर रखा है। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ए से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ कि अब हम स्ट्रेस को फिर से थोड़ा सा बढ़ाएं और देखें कि स्ट्रेन में क्या चेंज आता है। तो फ्रेंड्स ए से पहले तक तो स्ट्रेस बढ़ाते थे, उसी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम ए से आगे जाते हैं, इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अभी तक इलास्टिक भी था, प्रोपोर्शनल भी था, अब ए से आगे जाने पर, ए से बी तक जाने में, ए से बी के बीच का जो रीजन है वहां स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है। The body still returns to its original dimension when the load is removed. प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेस और स्ट्रेन, लेकिन ए से बी के बीच में जब तक हमारा मटेरियल है तब तक इलास्टिसिटी बनी हुई है, यानी मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब क्या हुआ कि ए से बी के बीच किसी भी पॉइंट पर अगर मटेरियल है और इसके बीच हम लोड को रिमूव करें, हम स्ट्रेस को हटा दें, तो ऑब्जेक्ट वापस उस सेम कर्व को, जिस कर्व से वो आगे गया है, उसी कर्व को रिट्रेस करता हुआ ओरिजिनल शेप एंड साइज में लौट आएगा। That means if the load is removed, the curve is retraced along BAO. इसी पाथ पे चल करके वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लौट आएगा। The portion OB of the graph is called the elastic region, क्योंकि पॉइंट B तक ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी बनी हुई है, प्रोपोर्शनैलिटी ए पर ही खत्म हो गई है, इसलिए ए प्रोपोर्शनल लिमिट है, लेकिन बी पॉइंट तक इलास्टिसिटी बनी हुई है, इसलिए इस जो ओ से बी तक का पोर्शन है वो इलास्टिक रीजन कहा जाता है। और साथ ही पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट कहते हैं, क्योंकि अब बी से आगे जब हम बढ़ेंगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी भी मेंटेन नहीं रहेगी, यानी बी तक वो लिमिट है जहां तक स्ट्रेस बढ़ाते जाएं तो भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी हुई है, इसलिए पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कहा जाता है। द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, यानी पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस लग रहा होगा उस स्ट्रेस को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पॉइंट बी यानी इलास्टिक लिमिट तक की बातें क्लियर हो जाती हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। अब अगर हम बी से आगे चलते हैं, यानी इलास्टिक लिमिट तक हम पहुंच गए, अब हम फर्दर आगे चलें, यानी हमने फिर से स्ट्रेस को बढ़ाया और हम देखना चाहते हैं कि क्या बिहेवियर होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो फ्रेंड्स बी से आगे जैसे ही हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं स्ट्रेन भी तेजी से बढ़ता है। बियॉन्ड द पॉइंट बी
द स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन स्ट्रेस। अभी तक हम स्ट्रेस बढ़ाते थे तो साथ में स्ट्रेन बढ़ता था, लेकिन अब अगर बी से आगे हम चलते हैं तो हमें क्या मिला कि हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन और ज़्यादा फास्ट बढ़ता है। यानी कि आप ग्राफ को देखें बी से आगे तो आप देख सकते हैं कि इसका ऐसे झुकाव हो जाने का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस हम बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन में ज़्यादा चेंज होता है, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ता है। कम स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ रहा है बियॉन्ड द पॉइंट बी। इफ़ द लोड इज रिमूव्ड, अब बी से आगे हम चले गए, मान लीजिए हम सी पॉइंट तक पहुँचे तो बी पर तो इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई है, इलास्टिक लिमिट था बी पॉइंट। दैट मीन्स बी से आगे अगर हम जाएंगे तो अब इलास्टिक बिहेवियर उसका मेंटेन नहीं रहेगा, मटेरियल पूरी तरह से इलास्टिक नहीं रहेगा। और जब इलास्टिक नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स उसमें प्लास्टिसिटी आएगी, मतलब परमानेंट सेट की कंडीशन आएगी। तो वही चीज़ दिखाया गया, बी से आगे हमने कोई पॉइंट सी सेलेक्ट किया और सी तक हम स्ट्रेस को बढ़ाते गए, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन को नोट किया, ग्राफ प्लॉट किया। अब अगर इस ग्राफ में आप देखें कि अब इसका बिहेवियर क्या होगा, तो बी तक आपने देखा था कि चूंकि इलास्टिक बिहेवियर मेंटेन था इसलिए बी से भी हम वापस जब स्ट्रेस को हटाते हैं तो ग्राफ वापस रिट्रेस होकर के ऑब्जेक्ट ओरिजिनल शेप एंड साइज में लौट आता है। लेकिन बी से आगे जब सी पॉइंट हमने लिया और सी पॉइंट पर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन नोट किया और स्ट्रेस को अब हम रिमूव करें, तो फ्रेंड्स जब आप स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो CBAO इस पाथ को मटेरियल रिट्रेस नहीं करेगा। अब क्या होगा कि जिस भी पोजीशन सी पर है उससे देखिए CE डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखाई गई है, इस रास्ते से मटेरियल वापस लौटता है। और जब सी से वापस CE डॉटेड लाइन के थ्रू वापस लौटता है तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो E पॉइंट आया, E पॉइंट का मतलब क्या है, स्ट्रेस तो E पॉइंट पर 0 है, ग्राफ आप समझ पा रहे होंगे। ई पॉइंट का मतलब है कि स्ट्रेस 0 है लेकिन स्ट्रेन 0 नहीं है। ये इतना स्ट्रेस 0 कर देने पर भी ये OE वैल्यू जो है स्ट्रेन की, ओरिजिन मीन्स O और ई पॉइंट को उसने एक्स एक्सिस पे टच किया आकर के, तो OE वैल्यू, ये ओरिजिन आपका O और ये ई पॉइंट पर इसने एक्स एक्सिस को टच किया तो OE वैल्यू का स्ट्रेन बचा रह गया। इसी बचे हुए स्ट्रेन को कहेंगे परमानेंट सेट, यानी बॉडी में इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है जबकि हमने स्ट्रेस को 0 कर दिया। अब सी से आगे हम कहीं भी जाएं, मान लीजिए इस पॉइंट पर मटेरियल है और यहाँ से हम स्ट्रेस को रिमूव करें तो फिर वो ऐसा ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऐसे लौटेगा, यानी इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट सेट उसको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपने सी से बी से आगे का बिहेवियर भी मटेरियल का समझ लिया। अब बी से आगे का बिहेवियर जब आपने देख लिया, इसीलिए आप देखिए कि बी से आगे जब हम चलते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा, ये हमने इलास्टिक बिहेवियर लिखा हुआ है, ग्राफ का ये वाला पोर्शन इलास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन बी से आगे जाने पर इलास्टिक बिहेवियर उसका मेंटेन नहीं रहता, उसमें प्लास्टिसिटी आने लगती है। इसीलिए ग्राफ के इस पोर्शन को लिखा प्लास्टिक बिहेवियर। यहाँ से हमारा जो मटेरियल है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगता है। The material is said to get a permanent set. Material is said to get a permanent set and the deformation is said to be a plastic deformation. The fact that stress-strain curve is not retraced on reversing the strain is called elastic hysteresis. Friends देखिए हमने स्ट्रेस को रिमूव किया तो इलास्टिक लिमिट जब तक हम नहीं क्रॉस करते हैं तब तक स्ट्रेन भी पूरी तरह से, स्ट्रेस रिमूव करने पर स्ट्रेन भी रिमूव हो जाता है। लेकिन जब हम बी से आगे जा रहे हैं, बी से आगे यानी प्लास्टिक बिहेवियर जहाँ पे है वहाँ हमने क्या देखा कि हम स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं लेकिन फिर भी स्ट्रेन 0 नहीं हुआ, यानी स्ट्रेन स्ट्रेस से पीछे रह गया। स्ट्रेस तो 0 पे आ गया लेकिन स्ट्रेन 0 पे नहीं आया। ये जो लैगिंग आ रही है, स्ट्रेन स्ट्रेस से पीछे रह गया, वो 0 नहीं हो पाया। इसी लैगिंग को हम यहाँ पे इलास्टिक हिस्टेरेसिस नाम देते हैं।
जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का लैगिंग आ गया, यानी स्ट्रेस जीरो कर दिया बट स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ, इसी लैगिंग को हम कहेंगे इलास्टिक हिस्टेरेसिस। नाउ इफ द लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट सी, अब हम पॉइंट सी से आगे चलते हैं और हमने स्ट्रेस को बढ़ाया, द स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली, वी गेट द पॉइंट डी। स्ट्रेस बढ़ाते गए, स्ट्रेस के साथ साथ तेजी से स्ट्रेन बढ़ता है सी से आगे जाने पर, और हमें एक पॉइंट डी ऐसा मिल जाता है, हमें एक पॉइंट डी मिला। एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट, जो पॉइंट डी हमें मिला, एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। यानी बी पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि अगर हम डी पॉइंट जो है, डी ऐसा पॉइंट है कि अगर हम वहां तक स्ट्रेस को बढ़ा दें, अब डी से आगे हम स्ट्रेस को ना बढ़ाएं बल्कि हम स्ट्रेस को रिड्यूस करना, घटाना भी शुरू कर दें, और उसके बाद भी जब हम स्ट्रेस को घटा रहे हैं तब भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्ट्रेस घटाने पर भी डी से आगे स्ट्रेस घटाने पर भी स्ट्रेन बढ़ता जाता है। बियॉन्ड द पॉइंट डी एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। यानी हमने स्ट्रेस को रिड्यूस किया लेकिन फिर भी स्ट्रेन बढ़ता जाता है, और तब तक बढ़ता है जब तक ये ई डैश फ्रैक्चर पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। मीन्स डी एक ऐसा स्ट्रेस की वैल्यू है, एक बार इतना स्ट्रेस आपने अप्लाई कर दिया अगर मटेरियल में, अब आप सोचे कि आप स्ट्रेस घटा दें तो घटाने के बावजूद भी स्ट्रेन इंक्रीज करता है, बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते ई डैश पोजीशन तक अपने आप पहुंच जाता है, और ई डैश को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट क्यों? क्योंकि उसके बाद वायर अपने आप खींच करके ब्रेक हो जाता है ई डैश के बाद। द स्ट्रेस करिस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो डी के करिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आ रहा है, जो हमने डी पर स्ट्रेस लगाया, इसको हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्योंकि अब इस वैल्यू के बाद, इस स्ट्रेस की वैल्यू के बाद आप स्ट्रेस रिड्यूस भी करते हैं तो भी स्ट्रेन बढ़ता है और फ्रैक्चर पॉइंट तक मटेरियल पहुंच जाता है। इसलिए डी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। इफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एट पॉइंट डी एंड द फ्रैक्चर पॉइंट एट ई डैश आर क्लोज, यानी अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है एंड दिस फ्रैक्चर पॉइंट, ये दोनों जिस मटेरियल के पास पास होते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि एक बार अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया तो जल्दी से वो वायर उसके बाद टूट जाएगा। एक बार आपने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको दे दिया, वो स्ट्रेस दे दिया डी के करस्पॉन्डिंग, तो उसके डी और ई डैश पास में है, तो इसका मतलब वायर जल्दी से टूट जाएगा डी के आगे जाने पर। एंड द मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल। ब्रिटल कौन से मटेरियल होते हैं? जिनको थोड़ा सा भी खींचा जाए, उसको हम टेंशन उस पर दें तो वो टूट जाता है, उसे ब्रिटल कहते हैं। और अगर ये डी और ई पॉइंट पास में है तो एक बार अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे ही अप्लाई हुआ तो तेजी से आगे बढ़ करके मटेरियल, ये वायर ब्रेक कर जाएगा, इसलिए वो ब्रिटल होगा। एंड इफ D and E dash are far apart, the material is said to be ductile. डक्टाइल में जिसके हम वायर खींच के बना सकते हैं, तो वायर खींच के किसका बनेगा? जो जल्दी से नहीं टूटेगा, जिसमें फैलाव करने की कैपेसिटी होगी। और वो कब होगी? जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ तक स्ट्रेस देने के तुरंत बाद वायर नहीं टूटता बल्कि वो खींच जाता है, बढ़ जाता है। तो वो बढ़ेगा कब? जबकि डी और ई डैश का डिस्टेंस बड़ा होगा। द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। ये एक जनरल शेप हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, अदरवाइज ये बिहेवियर मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। अब कुछ मटेरियल्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, जैसे नॉर्मल अगर हम मेटल्स की बात करें तो थोड़ा बहुत कम सा डिफरेंस आता है। हम वो मटेरियल यहाँ लेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा अंतर आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बिहेवियर में। जैसे अगर हम रबर की बात करें, रबर कैन बी पुल्ड
टू सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। आप जानते हैं रबर को, एक हम आपको स्टील का वायर दे खींचने के लिए, तो वो उतना ज़्यादा आप खींच के उसकी इलास्टिसिटी नॉर्मली आप नहीं ऑब्जर्व कर पाते, लेकिन आपको रबर दें तो आप जल्दी से खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो वापस ओरिजिनल कंडीशन में लौट आता है। यानी रबर को खींचने पर वो कई गुना उसकी लेंथ बढ़ सकती है। रबर कैन बी पुल्ड टू सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। इट इज़ नॉट सो फॉर ऑल मटेरियल्स। जैसे अभी स्टील का एग्जाम्पल लिया, उसमें भी इलास्टिक बिहेवियर होता है, लेकिन रबर की तरह आप उसे कई गुना लंबाई उसकी नहीं बढ़ा सकते खींचकर। फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक टिश्यू ऑफ ऑर्टा प्रेजेंट इन द हार्ट। हार्ट के अंदर कुछ इलास्टिक टिश्यूज होते हैं ऑर्टा नाम से। ये फिगर उसी के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन टिश्यूज का अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसी शेप में आता है। ऑल्दो द इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज, the material does not obey Hooke's law over most of the region। आपने अभी पिछले ग्राफ में देखा कि हुक्स लॉ पॉइंट ए तक ही आपको मिल रहा था। यहाँ देखिए और पीछे चलते हैं, बड़ा डायग्राम आप देखिए कि पॉइंट ए जो कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, यहीं तक हुक्स लॉ ओबे होता है, इसके आगे हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इलास्टिक रीजन तो बड़ा है, आपने देखा कि पॉइंट बी तक इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, लेकिन हुक्स लॉ पॉइंट बी तक होल्ड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए तक ही होल्ड कर रहा था। देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन। एक ऐसा कोई वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं होता, बस आपने ये देखा कि पॉइंट बी से आगे जाने पर प्लास्टिक बिहेवियर शो होने लगता है मटेरियल का और इलास्टिक बिहेवियर जाने लगता है। द सब्सटेंस लाइक टिश्यू ऑफ ऑर्टा, रबर एटसेट्रा which can be stressed to cause large strains are called elastomers। वे मटेरियल जिन्हें आप लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए खींच सकते हैं, जो थोड़ा स्ट्रेस आपने लगाया तो ज़्यादा स्ट्रेन जहाँ प्रोड्यूस होता है, यानी उसमें खिंचाव आप ज़्यादा दे सकते हैं, उसमें स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन मटेरियल्स को हम इलास्टोमर्स कहते हैं। द सब्सटेंस लाइक टिश्यू ऑफ ऑर्टा, रबर एटसेट्रा विच कैन बी स्ट्रेस्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। तो फ्रेंड्स, आपको इलास्टोमर भी क्लियर हो गया और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का क्या बिहेवियर होता है वो भी आपने क्लियरली देख लिया होगा। आगे की जानकारी इस टॉपिक पर हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो आगे की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।